नमस्कार दोस्तों, आप लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। और नदी घाटी परियोजनाओं में हम कई सारी परियोजनाओं, कई सारे प्रमुख परियोजनाओं को पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना, उसके बाद चंबल नदी घाटी परियोजना के बारे में हम लोगों ने देखा था। आज का ये वीडियो हम लोग की जो परियोजनाएं हम लोग देखेंगे उसमें ध्यान रखिएगा। पहला हम लोग देखेंगे टिहरी बांध परियोजना, पहला टिहरी बांध परियोजना देखेंगे। उसके बाद हरिके बैराज के बारे में देखेंगे। महानदी घाटी हीराकुंड परियोजना देखेंगे, महानदी पर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सरदार सरोवर परियोजना, या इसको हम नर्मदा नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत आ जाता है, यह सरदार सरोवर परियोजना, इसके बारे में देखेंगे। और अगला होगा केन बेतवा लिंक परियोजना। एक एक करके हम प्रत्येक टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे। आप लोग जो भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप लोग नोट करते जाइए, उसका नोट्स तैयार करते जाइए। और आप अगर हमारे वीडियो को अभी आप शुरुआत किए हैं देखना, तो आप स्टार्टिंग से देखिए, वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और प्रत्येक वीडियो का आप नोट्स तैयार करते जाइए। आप लोग लगातार कमेंट्स करते रहते हैं, कमेंट्स मैं पढ़ता हूं, जब भी समय मिलता है कमेंट्स पढ़ता हूं। बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग के कमेंट्स को देख करके ऐसा लगता है कि नहीं, आप लोग के लिए समय निकाला जाए और कुछ दिया जाए जिससे कि आप लोग के एग्जाम के लिए फायदेमंद रहे। इसलिए मैं लगातार प्रयास करता हूं कि आप लोग को वीडियो अपलोड करता रहूं और आप लोग को हमारा वीडियो मिलता रहे, जिससे कि आप लोग को बेहतर से बेहतर फायदा मिल सके। अभी लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में कई सारी चीजें हैं, घर पे सभी छात्र बैठे हुए हैं और इस स्थिति में कोशिश करना है कि अधिक से अधिक समय का सदुपयोग किया जाए। और इस चीज को ध्यान में रखकर जो भी समय हमें मिल रहा है, अगर समय थोड़ा कम भी मिलता है तो कोशिश करता हूं कि आप लोग के लिए वीडियो तैयार किया जाए और उसको अपलोड किया जाए। जैसे ही हमको समय मिलता है, आप लोग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और लगातार हमसे जुड़े रहते हैं, जिसके चलते ये महसूस होता है कि नहीं, आप लोग के लिए कुछ करना है। और आप लोग के लिए जो भी समय हमको मिल पाता है वो आप लोग के लिए हम कोशिश करते हैं कि वो लगाएं। चलिए, आज के हम इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इन परियोजनाओं के बारे में। और इन परियोजनाओं में पहले आप लोग हेडिंग डालिए टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना चर्चा का विषय रहा है, अभी हाल फिलहाल में चर्चा का विषय रहा है। टिहरी बांध परियोजना ये उत्तराखंड की परियोजना है, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड का एक जिला है टिहरी। उत्तराखंड के टिहरी जिले में इस परियोजना के तहत बांध बनाया गया है। उत्तराखंड के टिहरी जिले में इस परियोजना के तहत बांध बनाया गया है। अब टिहरी बांध परियोजना जो है वो मुख्य रूप से किस नदी पर है? तो एक नदी है आपको भागीरथी, भागीरथी, और दूसरा है विलंगना, विलंगना। भागीरथी और विलंगना नदी के संगम पे आपको पता है, भागीरथी आगे चलकर जब अलकनंदा से मिलती है तो गंगा का रूप लेती है। और ये अलकनंदा है, ये भागीरथी है, यहां मिलती है। लेकिन भागीरथी और विलंगना आपस में जहां मिलते हैं, उत्तराखंड के टिहरी जिले में मिलते हैं। और इसी के मुहाने पर, विलगंगा के मुहाने पर ये बनाया गया है, ये बांध बनाया गया है। और उस बांध का नाम है टिहरी बांध, ध्यान रखिएगा, टिहरी बांध। और जो टिहरी बांध है, इस बांध में देखिए, ये जो बांध बनाया गया है ये चर्चा का विषय है। कारण क्या है? पहला नंबर, इसकी ऊंचाई 261 मीटर है, इसकी ऊंचाई 261 मीटर है। और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। एक बात बता दें कि यह विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध है, विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध, विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जबकि भारत का सबसे ऊंचा बांध है 261 मीटर इसकी ऊंचाई है।
आगे देखिए इसके बारे में और कुछ। अब देखिए टिहरी बांध जो है, टिहरी बांध ये भिलंगना और भागीरथी के संगम पे है, जहां भिलंगना नदी भागीरथी से मिलती है टिहरी जिले में, वहीं पे यह बांध बनाया गया है। एक बात, इसका काम 1978 में शुरू हुआ था, 1978 में शुरू हुआ था। 2006 में इसका कार्य पूरा कर लिया गया। टिहरी बांध परियोजना के तहत जो बांध बनाया गया टिहरी बांध, उसका कार्य 2006 में पूरा हुआ। एक बात आपको बता दें कि यह सिंचाई की व्यवस्था के साथ साथ मुख्य रूप से जल विद्युत उत्पादन लगभग 2400 मेगावाट विद्युत उत्पादन की बात की गई। यहां से एक बात और है कि टिहरी बांध उत्तराखंड की पहल है, लेकिन इसका फायदा दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन राज्यों को मिल रहा है। इन राज्यों को इसका फायदा मिल रहेगा। एक बात और है, ये अभी चर्चा का विषय है। इसका कारण क्या है? चर्चा का विषय होने का कारण क्या है टिहरी बांध का? आपको मैंने बताया कि टिहरी बांध कहां बनाया गया है? उत्तराखंड में, और भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसलिए पीछे का जो जलाशय है बहुत बड़ा जलाशय बन गया है। अब स्थिति यह है कि यह भूकंपीय, यह जो क्षेत्र है उत्तराखंड का, यह भूकंपीय जोन 5 में आता है। भूकंपीय जोन 5 में आता है, जहां रिक्टर स्केल पर 8 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप आते हैं। रिक्टर स्केल पर 8 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप इस क्षेत्र में आते हैं। भूकंपीय जोन 5 में होने के कारण यह माना जा रहा है कि यदि यह टिहरी बांध किसी कारणवश या भूकंप के कारण अगर टूट जाता है तो इससे उत्तराखंड के हरिद्वार से लेकर बुलंदशहर इधर लेकर और दिल्ली तक के शहर डूब जाएंगे, पूरी तरह डूब जाएंगे। इसीलिए ये खतरा बताया जा रहा है टिहरी बांध से। टिहरी बांध इसलिए चर्चा का विषय है क्योंकि टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में उस क्षेत्र में हुआ है जो भूकंपीय जोन 5 में आते हैं, जहां पर 8 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप आते हैं। और ये अगर बांध भूकंप के कारण टूट जाता है तो इससे दिल्ली, हरिद्वार, इधर यूपी के कुछ शहर, प्रमुख शहर, ये पूरी तरह डूब जाएंगे। यही कारण है। अब देखिए भूकंपीय जोन 5, तो थोड़ा सा भूकंपीय जोन पर हम बात कर लेते हैं। भारत में भूकंपीय जोन पे बात कर लेते हैं। भूकंपीय जोन, भारत में कुल 5 भूकंपीय जोन है, ध्यान रखिएगा। भूकंपीय जोन 1, भूकंपीय जोन 2, भूकंपीय जोन 3, भूकंपीय जोन 4 और भूकंपीय जोन 5। 5 भूकंपीय जोन। भूकंपीय जोन 1 को समाप्त कर दिया गया। भूकंपीय जोन 1 को समाप्त कर दिया गया। भूकंपीय जोन 2 देखिए, भूकंपीय जोन जो 2 है वहां मुख्य रूप से 2 से 4 रिक्टर स्केल पर, 2 से 4 रिक्टर स्केल पर तीव्रता के भूकंप आते हैं। 2 से 4 के बीच रिक्टर स्केल पर भूकंप आते हैं। उसके बाद 4 से 6.5, 4 से 6.5 रिक्टर स्केल पर भूकंप भूकंपीय जोन 3 में आते हैं। भूकंपीय जोन 4 में, ध्यान रखिएगा, भूकंपीय जोन 4 में 5 से 7 रिक्टर स्केल पर 5 से 7 के बीच भूकंप आते हैं, जबकि 8 या उससे ऊपर के भूकंप भूकंपीय जोन 5 में आते हैं। तो भूकंपीय जोन 5 में अब देखिए कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं, ध्यान से इसको नोट करते जाइएगा। भूकंपीय जोन पहले 2 में देखते हैं। भूकंपीय जोन 2 में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जो पश्चिमी कर्नाटक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी कर्नाटक,
ये सभी क्षेत्र भूकंपीय जोन 2 में आते हैं, जहां पर रिक्टर स्केल पर 2 से 4 की तीव्रता वाले भूकंप आते हैं। वहीं भूकंपीय जोन 3 में देखिए कौन कौन, राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और डेल्टाई क्षेत्र। ध्यान रखिएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और डेल्टाई क्षेत्र ये आते हैं भूकंपीय जोन 3 में, जहां रिक्टर स्केल पर 4 से 6.5 तक के तीव्रता वाले भूकंप आते हैं। भूकंपीय जोन 4 में लगभग 5 से 7 की तीव्रता वाले भूकंप आते हैं, और इसमें कोकण का दक्षिणी तट, सिक्किम, कोकण का दक्षिणी तट, दक्षिणी हिस्सा सिक्किम, बिहार का हिस्सा हो गया। और उसके बाद इस क्षेत्र में अगर देखें तो हम लोग उसके बाद आ जाता है आपका जो 5वां क्षेत्र है, उसमें कौन कौन से हिस्से आ जाएंगे, उसमें आ जाएंगे उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात, सिक्किम का ऊपरी हिस्सा, ऊपरी बिहार, नेपाल वाले हिस्से आ जाएंगे, जहां पर 8 से अधिक तीव्रता के भूकंप आते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये सारे क्षेत्र हैं जहां पर अधिक तीव्रता के भूकंप आते हैं। अगर 8 की तीव्रता से अधिक के भूकंप आते हैं, आपको गुजरात का भुज भूकंप आपको याद होगा, भुज क्षेत्र में जो भूकंप आया था 2001 में, जहां पर कई लोग मारे गए थे, बहुत सारे लोग मारे गए थे। वो भयंकर विनाशकारी भूकंप था, जहां पर सड़कों में दरारें पड़ गई थी, और ये बहुत ही विनाशकारी भूकंप था। इसीलिए ये भूकंपीय जोन 5 में आता है उत्तराखंड, और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि यदि यहां भूकंप आता है तो ये टिहरी बांध टूट जाएगा, और इसके चलते यहाँ के जो क्षेत्र हैं वो जलमग्न हो जाएंगे। इसी कारण यह चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखिए, ये तो लगभग आप समझ गए। इसके बाद हम लोग थोड़ा देखते हैं हरिके बैराज। ये ब्यास नदी है, ये सतलज है, सतलज यहां से निकल रही है, सतलज और ब्यास। सतलज ब्यास नदी, सतलज में पंजाब में एक जगह है यहां, जिसका नाम है हरिके नामक स्थान है। पंजाब में यहां जगह का नाम है हरिके नामक स्थान पर, पंजाब में हरिके नामक स्थान पर ब्यास नदी जहां सतलज से मिलती है, यहां एक बांध बनाया गया है, जिस बांध का नाम है हरिके बैराज। और हरिके बैराज से राजस्थान फीडर नहर निकाली गई है, और ये राजस्थान फीडर नहर इंदिरा गांधी नहर को जल आपूर्ति करता है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान फीडर नहर यहां से निकाली गई है, और यह नहर इंदिरा गांधी नहर को जल आपूर्ति करता है। इंदिरा गांधी नहर दुनिया की सबसे बड़ी नहर सिंचाई परियोजना है। दुनिया की सबसे बड़ी नहर सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसको जल आपूर्ति कौन करता है, राजस्थान फीडर नहर करता है। कहां से निकाला गया है, हरिके बैराज से, जो हरिके नामक स्थान पर हरिके बैराज से ये निकाला गया है, जहां पर ब्यास नदी सतलज से मिलती है। अब देखिए, आपको एक बात बता दें कि ये जो यहां से जो नहर निकाली गई, जिसके चलते राजस्थान के जो पश्चिमी जिले हैं, चाहे वो आपके बाड़मेर हो या आपको गंगानगर हो, ये जैसलमेर हो, इन जिलों में जो सूखेग्रस्त जिले हैं, वहां सिंचाई की व्यवस्था के चलते ही अब यहाँ खाद्यान्नों का उत्पादन संभव हो पाया है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इंदिरा गांधी नहर के बारे में इतना था। अब आगे आ जाइए, देखते हैं आपको हीराकुंड बांध परियोजना। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर स्थित है। महानदी कहां से निकलती है, महानदी निकलती है जो मैकाले पहाड़ी है, इसके नीचे का हिस्सा सिवाहा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। सिवाहा पहाड़ी यानी ये छत्तीसगढ़ का दंडकारण्य पठार, छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार अथवा मैकाले पहाड़ी के नीचे के हिस्से जिसको हम सिवाहा पहाड़ी कहते हैं, सिवाहा की पहाड़ी से निकलकर उड़ीसा में प्रवाहित होते हैं। उड़ीसा में ही कटक के पास अपना मुहाना बनाती है।
संबलपुर के पास, लगभग संबलपुर के पास हीरा कुंड बांध का निर्माण किया गया है। महानदी पर संबलपुर के पास हीरा कुंड बांध का निर्माण किया गया है। संबलपुर से लगभग 15 किलोमीटर आगे है, 15 किलोमीटर आगे। संबलपुर से 15, आपको पता है कि संबलपुर महानदी के तट पर है। संबलपुर से 15 किलोमीटर आगे हीराकुंड बांध परियोजना के तहत बांध निर्मित किए गए हैं। हीराकुंड बांध परियोजना के तहत 3 बांध निर्मित किए गए हैं, ध्यान रखिएगा। पहला हीराकुंड, हीराकुंड, दूसरा टिकरपाड़ा, और दूसरा है टिकरपाड़ा और तीसरा है नराज बांध। ये 3 बांध, इन 3 बांधों में हीराकुंड भारत की सबसे लंबी बांध है, जिसकी लंबाई लगभग 4801 मीटर है। ध्यान रखिएगा, 4801 मीटर की लंबाई लिए हुए यह भारत की सबसे लंबी बांध है। और ऊंचा बांध टिहरी बांध, अभी मैंने बताया कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। अब देखिए, महानदी के तट पर ही एक जगह है जिसका नाम है ब्रजराज नगर। ब्रजराज नगर में कागज कारखाना है, कागज कारखाना। और ब्रजराज नगर में, यहां महानदी के तट पर ही ब्रजराज नगर है और वहां कागज उद्योग है। कागज उद्योग से जो भी अवशिष्ट निकलते हैं वो महानदी में छोड़ दिया जाता है, महानदी में छोड़ दिया जाता है। ये जो अवशिष्ट हैं हीराकुंड बांध पर आकर दबाव बना रहे हैं, हीराकुंड बांध पर आकर दबाव बना रहे हैं। कौन? ये कागज उद्योग से जो अवशिष्ट निकल रहे हैं वो महानदी के द्वारा बहते हुए आ रहे हैं और हीराकुंड बांध पर दबाव बना रहे हैं, जिससे हीराकुंड को लेकर खतरा उत्पन्न हो सकता है, हीराकुंड बांध टूट सकता है। इसको लेकर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में ये टूट सकता है हीराकुंड बांध, क्योंकि कागज, इसीलिए इसको संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए, ये हो गया आपका टिहरी, महानदी हो गया, हरिके बैराज हो गया। अब आ जाइए नर्मदा नदी घाटी परियोजना। नर्मदा नदी घाटी परियोजना, घाटी परियोजना, जो नर्मदा नदी घाटी, नर्मदा नदी, पहले देखिए नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय पठार के सामान्य ढाल के विपरीत, सामान्य ढाल कैसे है? पूरब की ओर, विपरीत मतलब पश्चिम की ओर। नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय पठार के सामान्य ढाल के विपरीत भ्रंश घाटियों से प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में अपना मुहान जल गिराती है। यह नदी सतपुड़ा श्रेणी में मैकाले पहाड़ी की ऊंची चोटी अमरकंटक के पास से निकलती है और यह सतपुड़ा और विंध्य श्रेणी के बीच के भ्रंश घाटियों से प्रवाहित होते हुए गुजरात में खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। अब देखिए, नर्मदा के जल को रोक करके यहां सिंचाई, इन क्षेत्रों में, गुजरात के क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में सिंचाई हेतु इस पर बांध बनाए जाने का प्रावधान, यह विचार सोचा गया था। सबसे पहली बार यह विचार किया गया था 1945-46 में। 1945-46 में यह विचार किया गया कि नर्मदा नदी पर बांध बनाकर इसके जल को संचित करके और सिंचाई के लिए उपयोग किया जाएगा, यह विचार किया गया। इस विचार को 1947 में पारित कर दिया गया। 1947 में इसका प्रस्ताव पारित कर दिया गया और इसी के तहत नर्मदा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत हुई। नर्मदा नदी घाटी परियोजना के तहत ही 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरदार सरोवर परियोजना की शुरुआत गुजरात में की थी। सरदार सरोवर परियोजना की शुरुआत 1961 में
पंडित नेहरू ने कहा की थी? गुजरात में भड़ौच के पास, क्योंकि भड़ौच के पास ये मुहाना, भड़ौच इसी नदी के तट पर है, नर्मदा के तट पर है, मैं पहले पढ़ा चुका हूं। अब देखिए ये हो गया। इसके तहत 3 और परियोजनाएं हैं। ये तो सरदार सरोवर परियोजना है, इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में 3 और परियोजनाएं हैं। इन परियोजनाओं में पहला है नर्मदा सागर परियोजना, उसके बाद ओमकारेश्वर परियोजना और महेश्वर परियोजना। नर्मदा सागर, ओमकारेश्वर और महेश्वर परियोजना, ये 3 परियोजनाएं मध्य प्रदेश में है, जबकि सरदार सरोवर परियोजना कहां है? गुजरात में है। इधर से बहते हुए नदी आ रही है, मध्य प्रदेश में इसके जल को रोका जाता है और रोकने के बाद बाकी जितना जल बचता है सरदार सरोवर परियोजना के तहत सरदार सरोवर बांध के निर्माण करके यहां पर और समस्त जल को रोक लिया जाता है। अब देखिए ये सोच कब आया था? 45-46 में। कब इस प्रस्ताव पारित हुआ? 47 में। 61 में सरदार सरोवर परियोजना की नींव पड़ी। आपको एक बात बता दें कि ये जो सरदार सरोवर परियोजना है, ये नर्मदा नदी घाटी परियोजना का मुख्य परियोजना है, सरदार सरोवर परियोजना, जिसका शिलान्यास 1961 में पंडित नेहरू ने किया था। यह भड़ौच के पास स्थित है। अब देखिए ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा फायदा गुजरात को है, सबसे ज्यादा फायदा गुजरात को और सबसे अधिक नुकसान मध्य प्रदेश को है। अब देखिए सबसे ज्यादा फायदा गुजरात को, सबसे अधिक नुकसान मध्य प्रदेश को है। कैसे? जब यहां पर बांध बनाया जा रहा है तो बांध बना करके ये बांध की ऊंचाई 1980 के दशक में इस बांध की ऊंचाई बढ़ाने की बात की गई, सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने की बात की गई। यह विचार किया गया कि इसके ऊंचाई को बढ़ाकर जल को अधिक से अधिक रोका जाए, ताकि ग्रीष्म ऋतु में सिंचाई की व्यवस्था ऊपरी क्षेत्रों में किया जा सके। आपको पता है कि गुजरात के ये सब क्षेत्र सूखेग्रस्त क्षेत्र हैं, राजस्थान के ये क्षेत्र सूखेग्रस्त क्षेत्र हैं। तो यहां पर यह विचार किया गया कि यदि इस बांध की ऊंचाई बढ़ा दी जाती है तो ज्यादा जल हम भंडारित करेंगे, इससे इसका अधिक से अधिक क्षेत्रों में सिंचाई व्यवस्था की जा सकती है। यह विचार किया गया। जब यह विचार किया गया तो यह लगा कि अगर बांध की ऊंचाई बढ़ती है तो यह तो फायदा होगा, लेकिन इसका जल स्तर इसके पीछे, बांध के पीछे का हिस्सा पूरा जलमग्न हो जाएगा, जल का स्तर बढ़ जाएगा। और आपको पता है कि यह बिंद और सतपुड़ा श्रेणी के बीच से प्रवाहित होती है, जिसके चलते इस पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय लोग, इस पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले वन्य जीव, इन पे संकट उत्पन्न हो जाएगा। यहां के वन्य जीवों पर संकट उत्पन्न हो जाएगा, यहां के जनजातियों को पुनर्वास करना पड़ेगा। इसके चलते यहां की जनजातियों ने इसका विद्रोह करना शुरू कर दिया और वहीं से शुरू हुई नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत जब 1980 में सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने की बात आई, तब यहां के लोगों ने, यहां के जनजातीय लोगों ने इसका विरोध किया और उसका नेतृत्व प्रदान कर रहे थे मेघा पाटकर और बाबा आप्टे। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व बाबा आप्टे और मेघा पाटकर कर रहे थे। अब देखिए, ताकि ये नर्मदा सरदार सरोवर परियोजना के तहत जो बांध बनाया गया है उसकी ऊंचाई न बढ़ाया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में क्या होगा, ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। यहाँ के वन्य जीव क्या होंगे, संकट की स्थिति में आ जाएंगे। यहाँ का अधिकांशतः जिस क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, जनजातीय क्षेत्र, उन पर संकट मंडराने लगेगा। इसीलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई। ये ध्यान रखिएगा। 4 राज्यों की परियोजना है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा फायदा गुजरात को और सबसे अधिक नुकसान मध्य प्रदेश को। अब देखिए, ये तो आप समझ गए। अब आगे आते हैं, अगला जो है वो है केन बेतवा लिंक परियोजना। केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में थोड़ा सा देखिए। केन और बेतवा यमुना की सहायक नदी है। केन बेतवा यमुना की सहायक नदी है। केन और बेतवा को, ये केन और बेतवा लिंक परियोजना नदी जोड़ो परियोजना का रूप है। नदी जोड़ो परियोजना,
नदी जोड़ो परियोजना की पहल है, जिसे अमृत क्रांति भी कहा जाता है। अमृत क्रांति भी कहा जाता है। नदी जोड़ो परियोजना का रूप है जिसे अमृत क्रांति भी कहा जाता है। इसके तहत यह प्रयास किया गया कि केन और बेतवा नदी पर बांध बनाकर और बीच से एक नहर निकाल दिया जाए, ताकि दोनों नदी आपस में जुड़ जाए। जब दोनों नदी आपस में जुड़ जाएगा तो ये जो बीच का जो क्षेत्र है, यहां भी सिंचाई की व्यवस्था हो पाएगी। केन और बेतवा नदी पर बांध बनाकर एक नहर के माध्यम से दोनों नदियों को जोड़ दिया गया, जिससे कि यहां बुंदेलखंड का पठार है और इस बुंदेलखंड के पठार जो कि सूखाग्रस्त क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था हो सके। इस क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था के लिए, बुंदेलखंड बघेलखंड के क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था के लिए नदी जोड़ो परियोजना के तहत यमुना की सहायक नदी केन और बेतवा पर बांध बनाकर दोनों को एक नहर के माध्यम से जोड़ दिया गया, जिसे केन बेतवा लिंक परियोजना के नाम से जाना जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। लगभग इस वीडियो में हम लोगों ने उन सारी चीजों को हम लोगों ने देखा। अब देखिए आगे का हम लोग का आज के इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। आगे का जो वीडियो होगा उसमें भारत में जो भी बांध हैं उन सभी बांधों को हम एक ही डायग्राम में लेंगे और सारे बांधों को हम देख लेंगे। जितने महत्वपूर्ण बांध थे इसमें हम लोगों ने देखा और इसके पिछले वीडियो में देखा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।